नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वक्त है जब ठहर कर तसल्ली से उन खबरों पर चर्चा की जाए जो दिन भर की भागदौड़ में या तो आपसे छूट गई या फिर बस आपको छू कर निकल गई, लेकिन जिन्हें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात की। यूपी में एक महिला के साथ हुआ बलात्कार का जघन्य मामला, जिस पर तफ्तीश से ज़्यादा सियासत हो रही है। इसके अलावा बर्ड फ्लू का खतरा और कितना बढ़ चुका है हमारी ज़िंदगी में, ये भी चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन में कल क्यों है बड़ा दिन, ये भी आपको बताऊंगा। ये हड्डियां कपाती हुई सर्दी कब तक हमें परेशान करने वाली है और क्या होने वाला है कल शुरू हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट में। दोस्तों, 8 साल बीत गए दिल्ली के निर्भया केस को। सच्चाई ये है कि हम सभी उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि फिर घूम घूम कर कोई ऐसी घटना सामने आती है जो निर्भया केस की याद दिला देती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 50 साल की महिला के साथ मंदिर में जघन्य रेप का मामला, जब वहाँ पर पुजारी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी। दो बातें खास हैं। एक तो ये कि महिला की चीखें आसपास के गांव वालों ने नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, और दूसरी खास बात कि पुलिस 17 घंटे तक सोई रही, कोई सुध नहीं ली। आप देखिए ये रिपोर्ट। एक महिला पूजा करने के लिए मंदिर गई, लेकिन वो मंदिर से घर नहीं लौटी। रात को उस महिला का खून से लथपथ शव उसके घर पहुंचा। जी हाँ, ये खौफनाक कांड हुआ है उत्तर प्रदेश के बदायूं में। परिजनों का आरोप है कि महिला शाम 5 बजे पूजा करने के लिए मंदिर गई थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। रात के करीब 11 बजे पुजारी और उसके 2 साथी खून से लथपथ उसके शव को उसके घर के सामने फेंक कर चले गए। परिजनों ने पुजारी समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। हमारी माता जी 3 तारीख को यहाँ से निकली थी शाम 5 बजे। ये बोल के गई पूजा करने जा रही। तो हम सब सो गए थे। हम घर 3 बहन भाई थे। तो रात को आए थे गाड़ी से, यहाँ डाल के चले गए। 3 लोग आए थे और उनके साथ जो मोबाइल था वो भी तोड़ दिया। हमने उठ के देखा तो यहाँ पर पड़ी हुई थी, फिर वो मरी हुई थी। किस समय की? 11:30 बजे की रात। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और महिला के प्राइवेट पार्ट में गहरी चोटें और जख्म के निशान होने की बात सामने आई है। महिला का पैर भी फ्रैक्चर पाया गया। आरोप ये भी है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला किया गया और फिर उसे बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष ने मामले को पूरी तरह से हादसा बताने की पूरी कोशिश की थी और कहा कि महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पोल खुल गई। लापरवाही बरतने के आरोप में उघैती के थाना प्रभारी राघवेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया है कि पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी यानी कि पुजारी अब भी फरार है। देखिए, इस मामले में थाना उघैती पर हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 आईपीसी सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। इनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाए। इस जघन्य कांड को लेकर सियासत कैसे ना हो। विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर तीखे वार किए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है, वो दिल दहलाने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका और उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल ना बने। मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को घेरा और प्रियंका ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादियों की सुनी नहीं।
सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में धर्मस्थल भी सुरक्षित नहीं। बदायूं कांड में महिला के साथ दरिंदगी, गैंगरेप और हत्या की ये बड़ी वारदात पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। आदित्यनाथ जी यूपी में क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह से फेल हैं, लेकिन प्रदेश देखने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने में जुटे हैं। विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं तो सरकार की ओर से भी साफ किया गया है कि इसमें कार्रवाई तो होगी। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके साफ किया है कि जो भी दोषी होंगे किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो। सीएम आदित्यनाथ योगी ने बहुत सख्त रुख अपनाया है, ये खबरें तो चल रही हैं, लेकिन उनसे ये पूछने की ज़रूरत भी है कि क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो शुरुआत के 17 घंटे 18 घंटे पीड़ित परिवार की बातों पर यकीन तक करने को तैयार नहीं थे और जो अब मुख्य आरोपी है उसी की थ्योरी को सच मानकर तफ्तीश करते रहे। दो बातें और, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2019 में करीब 60,000 मामले क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध के हुए। ये देश में सबसे ज़्यादा हैं। इनमें से 3,000 से ज़्यादा मामले रेप के थे और 34 मामले रेप के बाद मर्डर कर दिए जाने के थे। ये वही 2019 के साल में जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ कड़े रुख अपनाने के दावे करते रहे, वो उनके एनकाउंटर करने की बातें करते रहे, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुके। हाथरस, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, ये सभी उत्तर प्रदेश के शहर हैं, लेकिन लगता है ये शहरों के नाम नहीं, उन खौफनाक घटनाओं के नाम हैं जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, और वो खबर है एक और खतरे की, और वो खतरा है बर्ड फ्लू का। दरअसल बर्ड फ्लू अपने पांव हमारे देश के एक एक राज्य में, अलग अलग राज्यों में फैलाता जा रहा है और ख़ास तौर पर अलग अलग राज्यों ने अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन उन लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो नॉनवेज खाते हैं, ख़ास तौर पर चिकन खाते हैं। क्या है बर्ड फ्लू का बढ़ा हुआ ख़तरा और क्या बरतनी चाहिए आपको सावधानियां, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का संकट खड़ा हो गया है। बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होता है। ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले अन्य पक्षियों, जानवरों और इंसानों में फैलता है। इसके बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों में पक्षियों को मारने का अभियान भी शुरू हो गया है। बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसे गंभीरता से लेने की बात कही है। और आज देश के अंदर में कई राज्यों में जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जिसे विदेशी पक्षी हम प्यार से उन्हें मेहमान कहते हैं, उनके कारण ही ये फैलता है, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं। विश्व संगठन, जो पशु विश्व संगठन है OI, उसके अनुसार पके हुए खाने पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग इस पर रोक की बात कर रहे हैं, ये पशु संगठन ने भी इस पर अपना दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे फैलता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू प्रवासी जलीय पक्षियों, खासतौर से जंगली बतख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। ये पालतू मुर्गियों में आसानी से फैल जाता है। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इस वायरस से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे मौत तक हो सकती है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले
संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है। इसके लक्षणों की बात करें तो बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर से दिखाएं। अब बर्ड फ्लू से बचाव कैसे करें, यह भी एक सवाल है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। इसके लिए हाथों की सफाई जरूरी है। कुछ खाने से पहले हाथ साबुन से धोने चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने और वहां काम कर रहे लोगों के संपर्क में आने से बचना होगा। ऐसी जगहों पर मास्क ही पहनकर जाएं। छींकने या खांसने से पहले मुंह को अच्छे से कवर करें। अगर आप इससे बीमार हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बर्ड फ्लू की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव के लिए फ्लू की वैक्सीन भी लगवा सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो। दोस्तों, तकरीबन वो सारी सावधानियां जो कोरोना को लेकर आप बरतते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, बार बार हाथों को धोना, और ख़ास तौर पर जैसा मैंने कहा था कि आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन खाने से तो ज़रूर बचें जब तक बर्ड फ्लू का ये ख़तरा बना हुआ है। अब बात किसान आंदोलन की। 42वां दिन है आज किसान आंदोलन का। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर और किसानों को वहाँ से दिल्ली के सरहदों से हटाने को लेकर ये अलग अलग अर्जियां थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब 11 तारीख को सुनवाई करेगी। उसकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि 8 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच एक बातचीत होनी है और माफ़ कीजिएगा, और उस बातचीत में कोई समाधान निकल सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर पहले से सुनवाई करेगी, कोई आदेश दे देगी, तो फिर उस बातचीत में दिक्कत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया और सुनवाई को 11 जनवरी तक के लिए टाल दिया। लेकिन पिछले 5 दिनों से दिल्ली कड़ाके की सर्दी और बारिश से जूझ रहा है। ऐसे में उन किसानों की सोचिए जो प्लास्टिक के टेंट लगाकर या फिर खुले आसमान में अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ दिल्ली की सरहदों पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। बारिश की वजह से पानी जो है वो उनके टेंट्स में घुस जा रहा है और उनकी दुश्वारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बावजूद किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करवा कर रहेंगे। देखिए किसानों की दुश्वारियों को दर्शाती ये रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर 42 दिन से धरने पर बैठे अन्नदाता अब तक अलाव के सहारे ही खुले आसमान के नीचे हाईवे पर सरकार और सर्दी से दोहरी जंग लड़ रहे थे। लेकिन बादलों ने ऐसी साजिश रची कि अब सर्दी से जंग बेहद मुश्किल हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे 70 साल के किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अन्नदाता ने पहले तो आग के सहारे खुद को सहज करने की कोशिश की, लेकिन किसान की हालत जल्द ही बिगड़ने लगी। उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया। जिस वक्त बीमार किसान को अस्पताल ले जाया जा रहा था, आज तक की टीम मौके पर मौजूद थी। कई लोगों की तबीयत, खासतौर पर बुजुर्गों की तबीयत कई बार खराब हो जाती है। मीर हैं बुलंदशहर से, जिनकी तबीयत अभी अचानक बिगड़ गई है। आप लोग इनको कहाँ ले जा रहे हैं? जी, अभी हम इनको ट्रीटमेंट के लिए MI यहाँ ले जा रहे हैं, जो MI कंट्रोल रूम में, और वहाँ से अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आगे भेजेंगे। तो आपकी कितनी उम्र है बाबा? 73 साल। अच्छा, 72। क्या ज्यादा तबीयत खराब लग रही है? ज्यादा तबीयत इनकी खराब हो गई। और ये वॉलेंटियर हैं, सारे वॉलेंटियर जो पीछे चल रहे हैं, वो इनको ले जा रहे हैं कंट्रोल रूम में, जहां डॉक्टर और बाकी इलाज के साधन हैं वो होगा। किस तरीके से वहां पर सारे डॉक्टर आपके पास? जी बिल्कुल, वहाँ पे ये पास में ही है, पूरे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर यहाँ पे, टीम आती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो भी पेशेंट होता है। पहले सर्दी किसानों का इम्तिहान ले रही थी और अब सर्दी के साथ साथ बारिश ने भी हमला बोल दिया है। सड़कों पर जल जमाव हो चुका है तो आशियाना से पानी टपक रहा है। ऐसे खराब मौसम में किसान क्रांति जारी है।
इस कड़कड़ाती ठंड में बेमौसम की बरसात, यहाँ टिके किसान, उनके परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस संघर्ष में हिस्सा तो है, लेकिन जिंदगी भी आफत में आ गई है। ये देखिए, जो तिरपाल बिछा के किसान रह रहे हैं, इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकालें तो ये छत गिर जाएगी। अंदर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल मिलाकर के घर का आंगन यही बना हुआ है, यही आशियाना है। यहाँ रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये गद्दे हैं और गद्दों का ये हिस्सा भीग चुका है। यहाँ नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है। आखिर है तो ये सड़क ही, घर की छत या घर का आंगन तो है नहीं। यहाँ कई सारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, ये सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मौसम खराब हुआ तो मदद के लिए हाथ भी उठ गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों से लोग किसानों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इस मौसम में जो किसान हैं धरने पर बैठे, उनको बचने के लिए किस तरह की हिदायत आप दे रहे हैं? यही अपना कपड़े डाल के रखें, सर्दी से बचें, ठीक है। ज्यादा जुकाम की प्रॉब्लम भी आ रही है जो है सभी को, भीगने की वजह से। हाँ, भीगने की वजह, लेकिन सभी इंतजाम है सभी की तरफ से। बरसात के चलते लंगर सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जहां खाना बनता है वहां पानी जमा है, जिसके चलते अब बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम और दिल्ली सरकार की ओर से पानी निकालने और कूड़ा उठाने का प्रबंध तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कुदरत के आगे किसी की कहाँ चलती है। यहाँ तो सिर्फ किसान और उसका हौसला है जो इस मौसम में भी लड़ रहा है। न किसानों का आंदोलन रुका है, न ही उनका पेट भरने के लिए चलने वाला लंगर। जो किसान और जवान होते हैं, कहते हैं कि शरीर के दो बाजू हैं। जी सर। ये भी एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक जवान किसानों को खाना खिला रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कैथल से आए हैं। तो मेरी कल फ्लाइट थी सर, तो वो मिस हो गई, तो मैं रात से इधर हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो आप यहाँ आपके जानने वाले लोग हैं, आप ऐसे आ गए थे? नहीं सर, हमारे ये अपना मामा जी पढ़ते हैं मेरे पटेला, तो वो उन्होंने लंगर लगाया हुआ है, तो हम इधर सेवा करने के लिए आए। कितने दिन से आप दे रहे हैं सेवा? हम रात से आए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई साफ सफाई की सेवा में लगा हुआ है ताकि अन्नदाताओं को दिक्कत न हो। लेकिन बिस्तर पर टपकता पानी उनकी सारी तकलीफ को बयां कर रहा है। बादलों के दरमियान जाने क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। शायद बारिश से जूझते किसानों को इस तरह की कुछ बातें याद आती होंगी, लेकिन बारिश के इस पानी ने भले ही किसान आंदोलन के इंतज़ामों में सेंध लगाई हो, लेकिन किसानों के हौसले में सेंध नहीं लगा पाया है। वैसे ये मौसम सिर्फ दिल्ली का नहीं है, देश का आधा हिस्सा कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी से जूझ रहा है। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई। हिमाचल की बात करें तो वहाँ भी त्राहिमाम है। मनाली में तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट फंस गए जिन्हें मुश्किल से निकाला जा सका। दिल्ली में भी आज सुबह बादल बरसे और चेन्नई में तो ऐसी बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर में टूटा बर्फबारी का रिकॉर्ड। करीब 20 साल बाद ऐसी जबरदस्त बर्फबारी। बर्फीले संकट से जन्नत में जिंदगी हुई परेशान। आम जिंदगी पर बर्फबारी बेहद भारी। घाटी की ये तस्वीरें कश्मीर में बर्फबारी के हालात की गवाही दे रही हैं। आफत का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी घाटी हिमपात के इस काल से बेहाल हो चुकी है, लेकिन गुलमर्ग में बच्चे अपनी मस्ती में बर्फ के गोले दागते नजर आए। आसमान से सफेद फाहे संकट बनकर गिर रही हैं, लेकिन गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों ने परेशानियों के बाद भी मस्ती का मौका नहीं गंवाया। तो यहाँ पे विजिट के लिए बहुत सारी प्लेसेस है। मैंने यहाँ पे गंडोला राइड की, बहुत ही मजा आया। मतलब वाह, इतना अच्छा एडवेंचर मैंने कभी लाइफ में किया नहीं। मैंने सीकिंग किया एंड सीखा भी एंड बहुत गिरी भी मैं, चोटें भी लगी, बट इट्स अ फन, इट्स अ कुछ डिफरेंट ही चीज़ थी जो मैंने लाइफ में की है पहली बार।
ये बर्फबारी कश्मीर की आन बान शान मानी जाती है। दुनिया इसकी मुरीद रही है। हर कोई इन वादियों की सैर कर इस पल को जी लेना चाहता है। पहली बार आई हूँ गुलमर्ग कश्मीर में, तो मैंने एक टैग बनाया है, कुछ दिन तो बिताइए कश्मीर में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कश्मीर घाटी में रविवार को बर्फबारी ने जोरदार दस्तक दी थी। दूसरे दिन भी पूरी वादी बर्फबारी के बाद बर्फ से ही ढकी नजर आई। तीसरे दिन बर्फबारी से हालात गंभीर हो गए और संकट शुरू हो गया। अब चौथे दिन घाटी के सिर से आसमानी आफत कुछ ज्यादा ही हो गई है। पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। चौथा दिन है जब लगातार रविवार को शुरू हुई ये बर्फबारी कश्मीर में जारी है। मैंने अपने इतिहास में पिछले 10 साल में कम से कम इस तरह की बर्फबारी श्रीनगर शहर में होते हुए नहीं देखी, क्योंकि अगर स्तर देखें बर्फ का श्रीनगर में तो वो भी अब 1 फुट से भी ज्यादा हो गया है। अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर 3 से 5 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा है। ये एक सड़क है जो इस पूरे रास्ते में जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान का चलना मुश्किल है। बीते 4 दिनों से हो रही बर्फबारी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनजीवन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों के लिए एक एक पल मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। तीन दिन से बर्फ हो रही है लगातार और कॉमन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में। अभी मैं सुबह ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले निकला हूँ। रास्ते में तो पूरा रास्ता बंद ही है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की ये तस्वीरें खूबसूरत तो नज़र आती हैं, लेकिन ठंड से एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें। और वो लाखों लोग जो खुले में, पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे, झोपड़ियों में या फिर कच्चे पक्के इंतज़ाम वाले रैन बसेरों में ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं, इस कड़कड़ाती सर्दी में अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है क्रिकेट की। IPL 2020 को ख़त्म हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सनसनीखेज खुलासा जिसे आप कह सकते हैं वो ये कि इस 13वें सीजन के दौरान भारतीय टीम के एक खिलाड़ी को दिल्ली की एक नर्स ने अप्रोच किया था कि वो इंडियन टीम की अंदरूनी जानकारी उसे दे। ऐसा इस नर्स ने क्यों किया था, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कथित तौर पर दिल्ली की एक नर्स जो कि एक निजी अस्पताल में काम करती है, उसने क्रिकेटर से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था। हालांकि उनसे वो क्रिकेटर व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला है। नर्स से इस क्रिकेटर ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ रोकथाम के लिए सलाह ली थी। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी प्रोटोकॉल के अनुसार गोपनीय उद्देश्यों के लिए खिलाड़ी या मताधिकार का नाम सामने नहीं आया है। BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के चीफ अजीत सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी से संपर्क करने वाला व्यक्ति अनप्रोफेशनल था, यानी उसके सट्टेबाजी सिंडिकेट से कोई संबंध नहीं है और छानबीन में आगे कोई लीड नहीं मिली है। इसके चलते ये जो केस है वो बंद कर दिया गया है। दोस्तों, कल से सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट भी शुरू हो रहा है। सिडनी के अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारतीय टीम पर भारी है, लेकिन सेकंड टेस्ट में जैसा प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया था उसके चलते ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम को हल्के में कतई नहीं ले सकती। प्लेइंग 11 की अगर बात कर लें तो सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा खेलेंगे और तेज़ गेंदबाज उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी पर टीम ने भरोसा किया है, वो खेलेंगे। तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो तीसरे टेस्ट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और आपके साथ इसी तरीके से ठहर कर तसल्ली से खबरों पर और उनके विश्लेषण पर, उनके पीछे की खबरों पर चर्चा करेंगे, ताकि हम उसमें जो ज़रूरी जानकारी है हमारे लिए उसे अच्छे तरीके से खंगाल सकें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।